नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूं अवचेतन स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास तो दोनों जो है मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे। आज जो आपके बाकी बचते हैं समास, उनको हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आज आप देखेंगे कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास आपका क्या होता है भाई? जिस समास के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य आते हैं। ठीक है, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, वो आपका क्या कहलाता है? आपका कर्मधारय समास कहलाता है। तो हम लिखेंगे जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य और उपमेय और उपमान यदि आता है तो वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान संबंध रखता है, अथवा उपमेय उपमान संबंध रखता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो सभी समझ गए होंगे, जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य यानी पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए और आपका उपमेय और उपमान आए तो वहां पर आपका क्या होगा? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, आपका पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होगा। ठीक है, क्या होगा? पूर्व पद यानी पहला पद आपका विशेषण होगा और आपका दूसरा पद यानी उत्तर पद आपका क्या होगा? विशेष्य होगा। ठीक है, जहां पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए, इसको भी आप लिखेंगे, जहां पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए, वहां कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास होगा। ठीक है, तो सभी समझ गए कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान की संभावना होती है, वो आपका कर्मधारय समास कहलाता है। यानी पहला पद किसी दूसरे पद की विशेषता बताता है। ठीक है, तो इसके आपके चार भेद होते हैं। कितने होते हैं? इसके चार भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? आपका पहला होगा विशेषण पूर्व पद। पहला आपका होगा विशेषण
पूर्व पद, इसमें आपका क्या होता है, पूर्व पद आपका क्या होगा, पूर्व पद विशेषण होगा। पूर्व पद विशेषण होगा। पहला है आपका विशेषण पूर्व पद, तो विशेषण पूर्व पद में आपका क्या होगा, पहला पद विशेषण और दूसरा पद आपका विशेष्य होगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल में लिखती हूं, मैंने लिखा नील गाय, ठीक है। दूसरा मैं एग्जांपल लिखती हूं आपका पीतांबर। अब देखिए नील गाय यानी नीला, आपके जितने भी रंग होंगे, काला, नीला, सफेद, हरा, पीला, लाल, जितने भी आपके रंग हैं वो आपके क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। क्या होते हैं, विशेषण। रंग सभी विशेषण होंगे। सभी रंग जो है आपके विशेषण होंगे। अब मैं देखती हूं नील गाय, आपका नील क्या हो गया, प्रथम पद मैंने आपका विशेषण बताया था, ठीक है। प्रथम पद आपका क्या होगा, विशेषण, ठीक है। और द्वितीय पद आपका क्या होगा, विशेष्य। तो आपका नील क्या हो गया, विशेषण, गाय आपका क्या हो गया, विशेष्य होगा। यानी गाय की विशेषता क्या बता रहा है, यही पहला पद ही तो गाय की विशेषता बता रहा है। भाई गाय कैसी, कौन सी गाय, नील गाय, सिंपल गाय नहीं है इसमें, है ना, गाय कौन सी, नील गाय। तो आपका इस पद का पहला पद जो है विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण, और ये आपका विशेष्य होगा। जिसकी विशेषता बताई जाए वो आपका विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताए वो आपका क्या होगा, विशेषण होगा। जैसे नील गाय, ठीक है, गाय कैसी है, नील, कौन सी गाय है, नील गाय, ठीक है। नेक्स्ट में लिखती हूं पीतांबर, यानी पीला वस्त्र, पीत यानी पीला, पीला, और अंबर यानी वस्त्र, तो ये आपका क्या हुआ, विशेषण। ये आपका क्या हुआ, विशेष्य। भाई वस्त्र कैसा है, वस्त्र आपका कैसा है, पीला है, तो ये वस्त्र की विशेषता क्या बता रहा है, आपका रंग, ठीक है। वस्त्र की विशेषता बता रहा है रंग, कि वस्त्र कैसा है, पीला वस्त्र, पीत अंबर, पीत यानी पीला, अंबर यानी वस्त्र। तो पीला आपका क्या हो गया, विशेषण, पीत, और आपका अंबर क्या हो गया, ये आपका विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। भाई पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो आपका विशेष्य होगा, और जो विशेषता बताए वो आपका क्या होगा, विशेषण। तो सभी को क्लियर हो गया होगा विशेषण और विशेष्य। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड आपका होता है विशेष्य पूर्व पद। नेक्स्ट है आपका विशेष्य पूर्व पद। भाई पहला आपका विशेषण पूर्व पद था, तो पूर्व पद आपका क्या था, विशेषण। अब है आपका विशेष्य पूर्व पद, तो आपका इसमें प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद विशेष्य होता है। विशेष्य होता है, ठीक है। अब जैसे मैं लिख दूं आपका, इसमें पहला पद विशेष्य होगा और दूसरा आपका विशेषण। पहला पद विशेष्य, दूसरा पद विशेषण, ठीक है। सभी इसको लिख लेंगे। अब आपका मैंने लिखा, जैसे मैं आपका एग्जांपल देती हूं, मैंने लिखा शशि प्रभा, जैसे शशि प्रभा, ठीक है। तो आपका इसमें शशि क्या होगा, शशि मीन्स चंद्रमा होगा आपका,
चंद्रमा, ठीक है। प्रभा यानी तेज। तो इसमें आपका क्या होगा भाई, आपका प्रथम पद विशेष्य है और आपका दूसरा पद जो है वो आपका विशेषण होगा, ठीक है। तो विशेष्य पूर्व पद भी सभी समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हम लेंगे किसी भी तरफ यदि विशेषण आ रहा है तो वो आपका क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। क्या होगा, कर्मधारय समास। किसी भी तरफ अगर विशेषण है, किसी भी तरफ यदि विशेषण है तो वहां कर्मधारय समास होता है, ठीक है। अब आता है आपका तीसरा, विशेषणोभय पद। विशेषणोभय पद, चार भेद मैंने आपको बताए थे। पहला विशेषण पूर्व पद, दूसरा आपका विशेष्य पूर्व पद, तीसरा होगा आपका विशेषणोभय पद। तो इसमें आपका क्या होता है, दोनों ही पद क्या होते हैं, आपके विशेषण होते हैं। क्या होते हैं, दोनों ही पद विशेषण होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा शीतोष्ण, शीतोष्ण, ठीक है। दूसरा मैं लेती हूं आपका नीलपीत। तो शीतोष्ण से आपका क्या मतलब है, शीत है जो उष्ण है ना, शीत मीन्स ठंडा और उष्ण मीन्स आपका गर्म। शीत है जो उष्ण, ठीक है। नीलपीत से आपका क्या मतलब है, नीला व पीला रंग, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सारे रंग जो हैं आपके विशेषण होंगे, नीला व पीला, ठीक है। शीत मीन्स ठंडा आपका हो गया और उष्ण मीन्स गर्म हो गया। शीत मीन्स क्या हो गया, ठंडा, और गर्म, ये आपके दोनों ही विशेषण हैं, ठीक है। आपका गर्म हो गया, ठीक है। तो सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा भाई। विशेषणोभय पद में क्या होंगे, दोनों ही पद जो है आपके विशेषण होंगे, वहां आपका क्या होगा, कर्मधारय समास। क्या होगा, कर्म धार्य समास। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि 3.5 में कौन सा समास होगा, 3.5 में, सभी बताइए। सभी कहते हैं कि मैम आप टाइम नहीं देती हैं, तो अब मैं आपको टाइम दे रही हूं 15 सेकंड का। बताइए मुझे कि 3.5 में कौन सा समास होता है। मैंने लिखा 3.5, कौन सा समास आपका इसमें होगा, जल्दी से सभी बताइए, तब तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। भाई 3.5 में आपका क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा, कर्मधारय। कैसे होगा वो देखेंगे, ये साइड में आप नोट बनाकर लिख लीजिएगा, ठीक है। कर्मधारय समास इसमें कैसे होगा, 3.5, जितने भी आपके साढ़े, सवा, पौने, अढ़ाई, डेढ़, ये सब जितने भी आते हैं आपके, ये क्या होते हैं, ये आपके अपूर्ण संख्या वाची होते हैं। जितने भी आपके होंगे साढ़े, सवा, पौने, डेढ़,
पढ़ाई आदि, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सभी अपूर्ण संख्यावाची अपूर्ण संख्यावाची है। तो ये आपके क्या होंगे, ये कर्मधारय समास होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं। ठीक है, तो सभी इसको लिख लेंगे। ठीक है, साढ़े तीन में आपका कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। साढ़े, सवा, पौने, डेढ़, अढ़ाई, जैसे साढ़े तीन, साढ़े चार, भाई पौन बज गया ऐसे बोलते हैं ना, और आपका क्या बोलेंगे हम, सवा बज गया, है ना। ये सभी आपके अपूर्ण संख्यावाची हैं और ये सभी किस में आएंगे, आपके कर्मधारय समास में। अब मैं एक और आपसे पूछ लूं कि तिगुना या तीन गुना में कौन सा समास है। भाई मैंने आपसे पूछा तिगुना या तीन गुना, तीन गुना में कौन सा समास है, जल्दी से बताएंगे सभी। तीन गुना में कौन सा आपका समास होगा, भाई तीन गुना में आपका कर्मधारय नहीं होगा। ठीक है, तीन गुना में कौन सा होगा आपका तत्पुरुष समास। कैसे, तीन गुना यानी तीन से गुना। ठीक है, तीन से गुना। जब मैंने आपको तत्पुरुष समास को पढ़ाया था तो आपके कारक विभक्ति के चिन्ह भी आपको समझाए थे। ठीक है, तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो इसमें क्या आएगा आपका ये, तो इसमें क्या होगा आपका तत्पुरुष समास। और पूछ ले कौन सा होगा, करण तत्पुरुष समास होगा आपका। कौन सा होगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास इसमें आपका होगा। ठीक है, तो सभी समझ गए होंगे, इसको भी आप अपने नोट्स में लिख लेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम चलेंगे चौथे पद पर, वो है होगा आपका विशेष्योभय पद। नेक्स्ट आपका है विशेषोभय विशेषोभय पद। तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें होगा आपके दोनों ही पद विशेष्य होंगे। ठीक है, विशेषणोभय में आपके दोनों पद विशेषण थे और इसमें क्या होगा, आपके दोनों ही पद विशेष्य होंगे। तो हम लिखेंगे इसमें आपके दोनों ही पद विशेष्य होंगे। ठीक है, सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं लिखती हूं, जैसे मैंने लिखा उदाहरण आपका आम्र वृक्ष। क्या लिखा, आम्र वृक्ष, यानी आम से लगा हुआ वृक्ष। आम से लगा हुआ वृक्ष। ठीक है, आम और वृक्ष, इसमें दोनों ही आपके संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। ठीक है, दोनों तरफ विशेष्य होगा तो आपका क्या होगा, कर्मधारय। दोनों तरफ विशेष्य यानी कर्मधारय। कर्मधारय समास। ठीक है, अब हम देखते हैं विशेषण विशेष्य। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं, भाई जब पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, यानी विशेषण जो है
विशेष्य की विशेषता बताएगा। अब जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो आपका विशेष्य है, जो आपका विशेषता बता रहा है वो आपका क्या है, विशेषण। तो नेक्स्ट चलते हैं हम उपमेय और उपमान के आधार पर, उपमेय और उपमान के आधार पर कर्मधारय समास के रूप। उपमेय और उपमान के आधार पर कर्मधारय समास के रूप। ठीक है, तो सबसे पहले हम उपमेय को समझते हैं, उपमेय और उपमान क्या होते हैं। ठीक है, तो उपमेय और उपमान आपके क्या होते हैं। उपमेय होता है आपका जो उपस्थित है और जो अनुपस्थित है, उपस्थित और अनुपस्थित दोनों है। ठीक है, तो उपमेय आपका क्या होगा, पहले हम उपमेय को समझेंगे। मैंने बताया जो उपस्थित है और अनुपस्थित है। अनुपस्थित है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा राम का मुख चंद्र जैसा है, उदाहरण में मैंने लिखा राम का मुख चंद्र जैसा है। अब इसमें मुझे बताइए इस पूरे सेंटेंस में आपका क्या उपस्थित है और क्या आपका अनुपस्थित है। कोई बता सकता है कि इस सेंटेंस में उपस्थित और अनुपस्थित क्या है। तो इसमें आपका जो उपस्थित और अनुपस्थित होगा, भाई राम को हम हटा देंगे, राम से हमारा कोई मतलब नहीं है। मुख और चंद्र, आपका मुख और चंद्र, मुख और चंद्र में से आपका क्या उपस्थित है और क्या अनुपस्थित। भाई मुख तो आपका उपस्थित होगा और चंद्र आपका क्या होगा, अनुपस्थित। अब कैसे होगा वो भी हम समझ लेते हैं। भाई मुख आपका क्या होगा, उपस्थित होगा और चंद्र आपका क्या होगा, अनुपस्थित। ठीक है, अब इसको समझते हैं उपस्थित और अनुपस्थित कैसे। भाई मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। इसी क्लास में मेरे हाथ में पेन है, ठीक है, ये पेन मैं बोलती हूं कि ये चांद के जैसा सुंदर है, मैंने इसकी तुलना की चांद से। ठीक है, तो मेरे पास है ये इस टाइम पेन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उपस्थित, और चांद मेरे पास नहीं है। ठीक है, हम उससे तुलना कर रहे हैं, वो दूर है, ना ही हम उसको टच कर सकते हैं, ना ही वो हमारे पास है। तो जो हमारे पास है वो क्या होगा, आपका उपस्थित होगा, और जो हमारे पास नहीं है वो आपका क्या होगा, अनुपस्थित। तो ठीक इसी प्रकार इस उदाहरण में मैंने लिखा राम का मुख चंद्र जैसा है। भाई राम हमारे पास खड़ा है या कोई बच्चा मेरे पास खड़ा है, मैंने बोला कि राम का मुख चंद्र जैसा सुंदर है, तो राम हमारे पास है, उसका मुख हमारे पास है। ठीक है, और चंद्रमा जो है हमारे पास नहीं है। तो आपका क्या होगा, मुख आपका उपस्थित होगा और चंद्र आपका अनुपस्थित। जो आपके पास है और जिससे आप तुलना कर रहे हो वो आपका अनुपस्थित है, और जो आपके पास है जिसकी आप तुलना कर रहे हैं, जैसे मैंने इस पेन की तुलना करी, इस पेन की मैंने तुलना करी कि ये पेन चांद जैसा सुंदर है, तो पेन मेरे हाथ में है, ये क्या है, उपस्थित, और चंद्र क्या है, आपका अनुपस्थित। ठीक है, तो सभी उदाहरण को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उपस्थित आपका होता है उपमेय, उपस्थित क्या है आपका, उपमेय, और अनुपस्थित आपका होगा उपमान। अनुपस्थित क्या है आपका, उपमान। ठीक है, ये आप नोट्स में अपने लिख लेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है भाई, सभी को समझ में आ गया उपमेय और उपमान क्या है। ठीक है भाई, उपमेय आपका उपस्थित है और उपमान आपका अनुपस्थित है। ठीक है, तो राम का मुख चंद्र जैसा है, तो हम यहां पर चंद्र से जो है उसकी तुलना कर रहे हैं उसके मुख की। तो जहां भी आपको ऐसी तुलना दिखाई देगी या आपको ये उपमेय और उपमेय की संभावना दिखाई देगी, वहां पर आपका क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। सभी को इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान क्या होता है। उपमेय और उपमान आपका उपस्थित है उपस्थित क्या है आपका, उपस्थित, और अनुपस्थित क्या है आपका, अनुपस्थित। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
भाई इसके भी आपके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? 3। इसके कौन कौन से प्रकार हैं? 3। पहला आपका होगा उपमान पूर्व पद। उपमान पूर्व पद, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा उपमीत कर्मधारय। उपमीत कर्मधारय। नेक्स्ट आपका होगा रूपक कर्म। इनको समझेंगे, पहले आप कुछ उदाहरण जो है वो लिख लीजिए। प्रिय दर्शनी, ठीक है। एक मैंने लिखा महावीर। ये सभी आपके क्या है? कर्मधारय के उदाहरण, ठीक है। महावीर, महायुद्ध, महायुद्ध मैंने लिखा। नेक्स्ट मैं लिखती हूं अधपका। अधपका। फिर मैं लिखती हूं सुविचार। इसको भी हम यहीं पर लिख लेते हैं। अधपका। नेक्स्ट मैंने लिखा सुविचार। तो इसका क्या होगा आपका? प्रियदर्शिनी, यानी जिसका दर्शन प्रिय हो, वो आपका क्या होगा? इसका जिसका दर्शन प्रिय हो। तो आपका क्या हुआ? कर्मधारय समास। जिसका दर्शन प्रिय हो। नेक्स्ट है आपका महावीर, यानी महान है जो वीर। महान है जो वीर। महायुद्ध, महान है जो युद्ध। युद्ध। नेक्स्ट है आपका अधपका, यानी आधा है जो पका। आधा है जो पका। नेक्स्ट है आपका सुविचार, यानी अच्छा है जो विचार। तो ये सभी आपके क्या होंगे? कर्मधारय समास। अच्छा है जो विचार। तो सभी को ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके होंगे? कर्मधारय समास के। अब चलते हैं, मैंने आपको बताया उपमेय और उपमान के आधार पर जो है आपकी कर्मधारय समास की कौन कौन से होंगे? ये 3 होंगे। उपमान पूर्व पद, उपमीत कर्मधारय और आपका रूपक कर्मधारय। अब इनको हम देख लेते हैं। पहला मैं लिखती हूं आपका उपमान पूर्व पद। उपमान पूर्व पद कर्मधारय। तो इसका आपका क्या होगा भाई? इसमें आपका पूर्व पद उपमान होता है। इसमें पूर्व पद आपका क्या होता है? उपमान होता है, ठीक है। जैसे चंद्रमुखी मैंने लिखा, जैसे चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, चंद्र आपका हो गया उपमान, और मुख आपका क्या हो गया? उपमेय। जैसे मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था, यानी अनुपस्थित। अनुपस्थित क्या होता है आपका? उपमान।
और यानी उपस्थित। उपस्थित आपका क्या है? उपमेय। तो सभी बात अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने लिखा चंद्रमुखी, चंद्र आपका उपमान है, पहला पद, यानी पहला पद आपका क्या होगा? उपमान होगा। भाई चंद्र आपके पास नहीं है, यानी क्या हुआ? अनुपस्थित। मुखी आपका उपमेय होगा, यानी उपस्थित। मुख से हम जिसकी तुलना कर रहे हैं वो हमारे पास है, जैसे मैंने आपको पेन की तुलना करके बताई थी, तो पेन मेरे पास है तो यानी उपस्थित, तो आपका मुख यानी उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सभी समझ गए होंगे, उपमान पूर्व पद कर्मधारय, इसमें पूर्व पद जो है आपका उपमान होगा। अब नेक्स्ट मैं चलती हूं उपमीत कर्मधारय पर। किस पर? उपमीत कर्मधारय को हम देखते हैं। उपमीत कर्मधारय में आपका क्या होगा? पूर्व पद उपमेय होगा। भाई इसमें आपका पूर्व पद क्या था? उपमान था। इसमें पूर्व पद आपका उपमेय होगा। जैसे मैं इसी को उल्टा करती हूं, चंद्रमुखी को मैं करती हूं मुख चंद्र। क्या कर दिया मैंने? मुख मुख चंद्र। तो मुख आपका क्या हो गया? उपमेय। और चंद्र आपका क्या हो गया? उपमान, यानी उपस्थित और अनुपस्थित। अनुपस्थित। ठीक है, तो सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उपमान पूर्व पद कर्मधारय और उपमीत कर्मधारय दोनों आप समझ गए हैं। पहला मैंने उदाहरण दिया था चंद्रमुखी, इसी को हम उल्टा करके लिखेंगे मुख चंद्र। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है रूपक कर्मधारय। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रूपक कर्मधारय। रूपक कर्मधारय। रूपक कर्मधारय आपका क्या होगा? उपमान में तुलना न करके आरोप कर दिया जाए। ठीक है, इसका क्या होगा? उपमान में तुलना न करके आरोप कर दिया जाए। उपमान में तुलना न करके आरोप कर दिया जाए। ठीक है, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह आपका ये वाला होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपका देती हूं, मैंने दिया चरण कमल। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको देती हूं राजीव लोचन। राजीव लोचन। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इसमें तुलना नहीं हो रही, इसमें डायरेक्ट बताया जा रहा है कि आपके चरण क्या है? चरण ही कमल हैं। चरण ही कमल हैं, यानी आपका सीधा आरोप कर दिया जा रहा है कि आपका चरण ही कमल है। तुलना नहीं हो रही। पहले वाले से हम तुलना कर रहे थे कि राम का मुख चंद्र जैसा है ना? तो अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें तुलना नहीं होगी। मैंने आपको बताया उपमान में तुलना ना करके आरोप कर दिया जाएगा। तो इसमें आपका क्या आरोप हो रहा है? चरण कमल, चरण ही कमल हैं। राजीव लोचन, भाई राजीव मीन्स क्या होगा? कमल। तो इसमें आपका क्या हो? आंख ही कमल बताई जा रही है आपकी। लोचन मीन्स क्या होगा? आंख। आंख ही कमल है।
ठीक है। तो यहां आपका क्या होगा, रूपक कर्मधारय। भाई इसमें आपका योजक चिन्ह मैंने बताया, योजक चिन्ह का प्रयोग इसमें किया जाता है। ये रहा आपका योजक चिन्ह, चरण कमल में योजक चिन्ह है और राजीव लोचन दोनों में आपका क्या होगा, आपका रूपक कर्मधारय, यानी चरण ही कमल हैं, चरणों को ही आपका कमल बताया जा रहा है, यानी आरोप। आंख ही कमल है, राजीव मीन्स आपका इसका अर्थ है कमल से, और लोचन मीन्स आपके आंख होते हैं, सभी को पता है। ठीक है, तो सभी इसमें समझ में आ गया होगा, इसमें तुलना नहीं हो रही है, इसमें आरोप है, चरण ही कमल है, आंख ही कमल है। ठीक है, राजीव मीन्स कमल, आंख लोचन माने आपका आंख हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट समास पर, जो आएगा हमारा द्विगु समास। तो सभी समझ गए होंगे, उपमेय उपमान मैंने आपको समझा दिया, विशेषण विशेष्य मैंने आपको समझा दिया, पूरा कर्मधारय समास सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो आता है हमारा द्विगु समास। नेक्स्ट समास है हमारा द्विगु समास। भाई दूसरा आपका समास होता है द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होता है आपका, जहां समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक व परिणामवाचक विशेषण हो। ठीक है, मैंने आपको बताया जहां समस्त पद का पहला पद, जहां समस्त पद का पहला पद संख्यावाची, समस्त पद का पहला पद संख्यावाची व परिणामवाचक हो, व परिणाम वाचक हो। जहां समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक व परिणामवाचक हो, परिणामवाचक विशेषण हो, परिणामवाचक विशेषण हो, वहां द्विगु समास होगा। क्या होगा, वहां द्विगु समास होगा। यहां भी दूसरा पद प्रधान होता है, यहां भी दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, किसी वस्तु, पदार्थ या तत्व, किसी, इसकी डेफिनेशन थोड़ी लंबी है, किसी वस्तु, पदार्थ या तत्व अथवा प्राकृतिक वस्तु की संख्या अथवा प्राकृतिक वस्तु की संख्या, किसी वस्तु, पदार्थ या तत्व अथवा प्राकृतिक वस्तु की संख्या, समुदाय, समूह अथवा समादार, समाहार, समुदाय, समूह अथवा समाहार का बोध हो, अथवा समाहार का बोध हो, वहां क्या होता है, वहां द्विगु समास होगा। ठीक है, सभी बहुत अच्छे से समझ गए।
द्विगु समास में मैंने बताया जहां समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक व परिणामवाचक हो, अथवा किसी वस्तु, पदार्थ, तत्व या प्राकृतिक वस्तु की संख्या, समुदाय, समूह अथवा समाहार का बोध हो रहा हो, वहां पर आपका क्या होगा? द्विगु समास। इसका जो है दूसरा पद क्या है? पद प्रधान होता है। इसका दूसरा पद प्रधान होता है। अब हम चलते हैं इसके उदाहरण की तरफ। भाई इसका उदाहरण आपका क्या कह रहा है? ठीक है, अब चलते हैं इसके उदाहरण के तरफ। भाई मैंने लिखा द्विगु समास के आपके भेद होंगे दो। कितने भेद होंगे द्विगु समास के? आपके दो भेद होते हैं। इसके दो भेद होते हैं। इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पूर्व प्रधान द्विगु, पूर्व प्रधान द्विगु। नेक्स्ट आपका होगा उत्तर पद प्रधान द्विगु। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। पूर्व प्रधान द्विगु में आपका क्या होगा? जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। भाई आपका पहला होगा पूर्व प्रधान द्विगु। इसका आपका क्या होगा? जिस समास का पहला पद पहला पद संख्यावाची विशेषण, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और किसी वस्तु, पदार्थ, प्राकृतिक वस्तु के समूह अथवा समाहार का बोध हो। समूह अथवा समाहार का बोध हो, वह आपका क्या कहलाता है? वह पूर्व प्रधान द्विगु होगा। वह पूर्व प्रधान द्विगु होगा। अब जैसे इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा त्रिलोक। क्या लिखा मैंने? त्रिलोक लिखा। ठीक है, नेक्स्ट मैं लिखती हूं 12 मास चौराहा और 12 मास। नेक्स्ट मैं लिखती हूं चौराहा। ठीक है, तीन मैंने लिखे, त्रिलोक, 12 मास, चौराहा। और नेक्स्ट मैं लिखती हूं पंचवटी। क्या लिखती हूं? पंचवटी। अब त्रिलोक से आपका क्या है? त्रिलोक है आपका तीन लोकों का समाहार। क्या है? तीन लोकों का
समाहार। 12 मास, 12 मास का समाहार, ठीक है, 12 मासों का। नेक्स्ट है आपका चौराहा, यानी 4 राहों का समाहार, 4 राहों का समाहार। तो इन सभी से आपको समुदाय का बोध हो रहा होगा, है ना। मैंने क्या बताया था कि किसी वस्तु, पदार्थ, तत्व या प्राकृतिक समूह का समाहार हो। प्राकृतिक समूह, है ना। पंचवटी में आपका क्या हो रहा है, 5 वृक्षों का समूह। तो ये सभी कहां क्या है, समुदाय में है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, आपके द्विगु समास होंगे। भाई ऐसा आपको नहीं करना है कि जहां भी आपको प्रथम पद में संख्या दिखेगी, है ना, संख्या दिखेगी तो आप सीधा उसको पूर्व प्रधान द्विगु या द्विगु समास बोल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भाई जैसे पंचवटी है तो इसमें मैं लगा दूं 1 वटी, 2 वटी, 3 वटी, तो ये थोड़ी ना हो गया आपका द्विगु समास। ठीक है, तो इसका कुछ अर्थ भी स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, पंचवटी यानी 5 वृक्षों का समूह, चौराहा यानी 4 राहों का समाहार, 12 मास 12 मासों का समाहार, त्रिलोक 3 लोगों का समाहार। तो इन सभी में आपका क्या होगा, पूर्व प्रधान द्विगु है, इसमें पूर्व प्रधान द्विगु समास। तो सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका उत्तर पद प्रधान द्विगु। इसमें क्या होता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेष्य तो होता है पर वह गिनती का बोध ना कराकर गुण का बोध कराता है। किसका, गिनती का बोध ना कराकर गुण का बोध कराएगा। नेक्स्ट है आपका उत्तर पद प्रधान द्विगु। उत्तर पद प्रधान द्विगु, इसमें हम लिखेंगे जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण तो होगा, तो हो, परंतु किसी गिनती का बोध ना कराकर, किसी गिनती का बोध न कराकर गुण का बोध करवाए। किसका, गुण का बोध कराए। ठीक है, मैंने क्या लिखा, जिस समास का पहला पद संख्यावाची तो हो परंतु किसी संख्या का बोध ना कराकर हमें गुण का बोध कराए, वो आपका क्या होगा, वो आपका उत्तर पद प्रधान द्विगु होता है। ठीक है, उसे उत्तर पद से मिलाया जाए और यदि उसे उत्तर पद से मिलाया जाए तो अन्य अर्थ प्रकट हो, अन्य अर्थ प्रकट हो। तो सभी समझ गए भाई, इसमें पहला पद संख्यावाची तो होगा परंतु वो किसी संख्या का बोध ना कराकर उसके गुण का बोध कराएगा, और यदि उसे उत्तर पद से मिलाया जाएगा तो उसका अर्थ जो है अन्य निकल के आएगा। ठीक है, तो इसमें मैं लिखती हूं आपका, मैंने लिखा एग्जाम्पल दुमाता। क्या लिखा, दुमाता। ठीक है, पहला मैंने लिखा दुमाता, दूसरा मैंने लिखा दुसूती। क्या लिखा, दुसूती। दुमाता, दुसूती, दुपहिया, दुपहिया, और आपका मैंने लिखा दुपट्टा।
तो अब देखिए, इसका पहला पद दुमाता, दु यानी दो, ठीक है। तो आपका क्या है, पहला पद संख्यावाची है सभी में, परंतु ये जो है किसी संख्या का बोध ना कराकर अन्य इसका गुण प्रकट कर रहा है, यानी सौतेली माता। दुमाता माने सौतेली माता, ठीक है। दुसूती यानी दो सूती साड़ी, दो सूती साड़ी या कपड़ा। दुपहिया, दुपहिया का आपका क्या होगा, मोटरसाइकिल या साइकिल से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। दुपट्टा क्या आपका होगा, अंगरखा, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया उत्तर पद प्रधान द्विगु में क्या होगा, जिस समास का पहला पद संख्यावाची तो होगा परंतु किसी संख्या का बोध ना कराकर किसी गुण का बोध कराएगा, और क्या होगा, उत्तर पद से यदि इसको मिलाया जाएगा तो ये जो है आपका अन्य अर्थ प्रकट करेगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। अब जो है द्विगु पद के कुछ उदाहरण मैं आपको लिखवा रही हूं, वो आप लिख लीजिए, ठीक है। अब हम यहां पर कुछ द्विगु पद के द्विगु समास के उदाहरण लिखेंगे। द्विगु समास के उदाहरण, ठीक है। पहला मैंने लिखा चौराहा, नवरत्न, नवरात्र, ठीक है। मैंने लिखा चौराहा, नवरत्न, नवरात्र, शताब्दी, पंचामृत, शताब्दी मैंने लिखा पंचामृत, पंचामृत, ठीक है। फिर मैं लिखती हूं इसमें आपका पंचनंद, पंचनद, फिर मैंने आपका लिखा इसमें तिरंगा, ठीक है। तो ये सभी आपके क्या हैं, द्विगु समास के उदाहरण हैं। चौराहा यानी चार राहों का समूह, नवरत्न यानी आपने सुना होगा बीरबल के 9 रत्न थे, ठीक है, तो उसका ये 9 रत्न हो गए। नवरात्र यानी नवरात्र के आपके वो आते हैं माता रानी के, ठीक है, नवरात्र, तो उन्हें नवरात्रि के होते हैं, वो नवरात्रि वाले, ठीक है, तो नवरात्र हो गया। पंचामृत से 5, ठीक है, पंचामृत अभिषेक जब करते हैं हम तो उसमें 5 चीजों को मिलाते हैं, ठीक है, तो आपका क्या है पंचामृत। पंचनद यानी 5 नदियों का समूह, ठीक है। तिरंगा यानी 3 रंग वाला। तो सभी समझ में आ गया होगा सभी को, द्विगु समास के उदाहरण सभी ने लिख लिए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा द्वंद्व समास। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास को। नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, इस समास के दोनों ही पद समान होते हैं, वे दोनों ही पद संज्ञा होते हैं। इस समास के दोनों ही पद समान व दोनों ही पद संज्ञा होते हैं। दोनों ही पद संज्ञा होते हैं। इसमें भी योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, इसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो मैंने लिखवाया इस समास के दोनों ही पद समान व दोनों ही पद संज्ञा होंगे। इसमें भी आपका योजक चिन्हों का प्रयोग होगा और नहीं भी होगा, नहीं भी होगा। जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार के उदाहरण में आपका योजक चिन्हों का इस्तेमाल हो, भाई हो भी सकता है और नहीं भी होगा।
ठीक है, तो सभी समझ गए। यदि दोनों पद संख्यावाची होंगे तो भी क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। यदि दोनों पद संख्यावाची होंगे तब भी द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास होगा, ठीक है। और आपका संस्कृत में 11 से लेकर जितनी भी गिनतियां हैं, नेक्स्ट लिखेंगे हम संस्कृत में 11 से लेकर सभी गिनतियां, सभी गिनतियां जो दो गिनतियों के योग से बनी हो, दो गिनती के योग से बनी हो, वह सभी द्वंद्व समास में आती हैं। द्वंद्व समास में आती हैं। तो सभी समझ गए होंगे। इस समास के दोनों पदों, दोनों ही पद समान व दोनों ही पद क्या होंगे, संज्ञा होंगे। इसमें भी आपका योजक चिन्ह का इस्तेमाल होगा और नहीं भी होगा। यदि दोनों पद संख्यावाची होंगे तब भी क्या होगा, आपका द्वंद्व समास होगा। संस्कृत में 11 से लेकर सभी गिनतियां जो दो गिनती के योग से बनती हैं वो भी आपकी क्या किस में आएंगी, द्वंद्व समास में आएंगी। अब द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। अब कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। पहला है आपका समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। दूसरा है आपका वैकल्पिक, तीसरा है आपका इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, सभी लिखेंगे। इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, सभी लिख लेंगे। पहला होगा आपका समाहार द्वंद्व, दूसरा आपका होगा वैकल्पिक द्वंद्व और तीसरा आपका होगा इतरेतर द्वंद्व। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर ये तीनों देखते हैं हम। भाई समाहार द्वंद्व में आपका और एवं का और तथा, और एवं तथा का बोध होता है। पहला है आपका समाहार द्वंद्व में आपका क्या होगा, और एवं तथा का बोध, और एवं तथा का बोध होगा। जैसे मैं लिखूं रात दिन, रात दिन यानी रात और दिन। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, समाहार द्वंद्व। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, या और अथवा का बोध, या और अथवा का बोध होगा। जैसे मैं यही एग्जांपल लिखती हूं रात दिन, तो इसमें क्या होगा, रात या दिन।
रात या दिन। नेक्स्ट आपका आता है इतरेतर। इतरेतर द्वंद, ठीक है। तो इतरेतर द्वंद में आपका क्या होगा? इतरेतर द्वंद में आपका होगा, इसका अर्थ अन्य भी प्रकट हो सकता है, और दाल रोटी और, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका? और इसका अर्थ अन्य भी प्रकट हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं लिखूं दाल रोटी, दाल और रोटी, दाल रोटी, दाल और रोटी, ठीक है। तो सभी तीनों प्रकार के द्वंद्व समास को समझ गए होंगे। भाई एक नोट कर कर लिखेंगे, द्वंद्व समास में प्राय दोनों ही पद एक दूसरे के विरोधी होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया? द्वंद्व समास में द्वंद्व समास में दोनों ही पद एक दूसरे के विरोधी होते हैं। सभी को बहुत अच्छे से द्वंद्व समास समझ में आ गया होगा। द्वंद्व समास मैंने आपको बताया कि इस समास के दोनों ही पद समान और दोनों ही पद क्या होंगे? संज्ञा। इसमें आपका योजक चिन्हों का इस्तेमाल होगा। यदि दोनों पद संख्यावाची होंगे तब भी द्वंद्व समास होगा, और संस्कृत में 11 से लेकर सभी गिनतियां जो कि 2 गिनतियों के योग से बनी है वो आपकी क्या होंगी? द्वंद्व समास में आएंगी। इसके मैंने आपको 3 प्रकार बताए, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और आपका इतरेतर द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में और एवं तथा का बोध होगा, वैकल्पिक में या अथवा का बोध होगा, इतरेतर में आपका और का, और इसका अन्य अर्थ भी प्रकट हो सकता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया, नोट्स बनाकर लिखिए, नोट बनाकर, द्वंद्व समास में दोनों ही पद एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मैंने लिखा द्वंद्व समास के उदाहरण। समास के उदाहरण। पहला जैसे मैं लिखती हूं, अपना पराया, अमीर गरीब, ठीक है। पहला है अपना पराया, अमीर गरीब, पाप पुण्य, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा भाई और बहन, ठीक है। मैंने लिखा अपना पराया, अमीर गरीब, पाप पुण्य, भाई बहन, उल्टा सीधा, मान सम्मान, उल्टा सीधा, मान सम्मान, देश विदेश, और आपका मैंने लिखा नर नारी, नर नारी, ठीक है। तो ये सब आपके क्या होंगे? ये आपके सभी द्वंद्व समास में आएंगे। और हम माता पिता भी लिख सकते हैं, माता पिता, दिन रात। तो सभी को बहुत अच्छे से जो है सारे समास समझ में आ गए होंगे। ये आपके मैंने द्वंद्व समास के उदाहरण बता दिए हैं, ठीक है। तो आपका बचता है एक बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट जब मैं आपकी क्लास लेकर आऊंगी समास के क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चन से पहले जो है आपको बचा हुआ बहुव्रीहि समास को समझा दूंगी, क्योंकि आपकी आज की क्लास बहुत लंबी हो जाती है इससे, ठीक है। तो बाकी सारे समास मैंने आपको समझा दिए होंगे। आशा करती हूँ कि सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अब जो है आपकी नेक्स्ट क्लास होगी समास के क्वेश्चन की। उसके पहले जो है आपका
बहुव्रीहि समास को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।